वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं सैम्पल पेपर पार्ट 2 ऑफ हिस पॉलिटिकल साइंस दिस ईयर 2020-2021। और इसके सॉल्यूशंस का ओवरव्यू हम यहाँ पर लेने वाले हैं। Let's start with section C, which is a 2 marks question. Number 1 question is, what was the impact of emergency on newspapers and magazine? तुम्हें यहाँ पर पता होगा कि इम्पैक्ट क्या था। पहली बात तो उन पर सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई थी, है ना, याद है ना तुम्हें? सेंसरशिप यानी कि तुम जो भी छाप रहे हो वो गवर्नमेंट की उससे छापोगे, है ना। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स शट डाउन हो गए थे बजाय सेंसरशिप को मानने के, और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने ब्लैंक छोड़ना शुरू कर दिया था जो मटेरियल, जो उनका रिपोर्ट जो सेंसर हुई थी, है ना। तो यही तुम्हें इसमें लिखना था। द सेकेंड इज एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय सिंडिकेट इन द कांग्रेस पार्टी। तुम्हें पता होगा सिंडिकेट जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस पार्टी का वो बनाता था। इन्होंने इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देन स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक की तरह काम करता है और इसके साथ ही ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के चलता है। इसकी बॉटम अप अप्रोच है। जो भी नए टॉपिक में था ना, मेनली उनके कोई भी 2 पॉइंट लिख देते ऑब्जेक्टिव्स में, तो वो ये चीज़ इसमें यहाँ पर लिखनी थी। What were the changes that occurred in Indian politics after 1977 elections? देखो तुमने लेगेसी वाला पढ़ा होगा, है ना, चैप्टर नंबर एमरजेंसी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस या फिर क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। उसमें तुमने ये पढ़ा था कि लेगेसी वाला लास्ट वाला जो हेडिंग था उसमें ही लिखे हुए हैं दोनों। एक तो ये कि कांग्रेस प्रो पुअर पार्टी बन गई थी, यानी कि गरीबों को ज़्यादा ध्यान दे रही थी, उनको अपने इलेक्शन में ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। और दूसरा कि जो ओबीसी है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उन पर राजनीति शुरू हो गई थी। देन डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तुम्हें पता है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग एमरजेंसी 25 जून को लगी थी 1975 तक। और यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का हवाला दिया गया था कि क्योंकि कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई है, इस वजह से हमें ये लगानी पड़ रही है। Now let's move on to section D, which is 4 marks questions. Okay, just once, yeah. So the South Asian experience of democracy has expanded the global imagination of democracy. Explain the statement with examples. यहाँ पर इस तुम्हें याद है कि जो साउथ एशिया वाला चैप्टर है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें कैसे बता रखा है कि नेपाल जो है पहले वो एक वहाँ पर किंग का मेन राज था, फिर डेमोक्रेसी आई, फिर जैसे मालदीव्स का एक एग्जाम्पल दे रखा है, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दे रखा है ना। और इंडिया और श्रीलंका तो ऑलरेडी हमेशा से डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी इंडिया तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसके अलावा हमने जब डेमोक्रेसी अपनाई भी थी तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट थे, गरीब थे, और लोगों को ये लगा था कि डेमोक्रेसी तो मेनली जो पैसे वाले और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वही कर सकते हैं। तो इसने कहीं ना कहीं जो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई, तो इसने कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले किया फॉर एक्सपेंडिंग द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो तुम्हें इस टाइप का ही कुछ लिखना था। ओके, देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये क्वेश्चन तो हर बार आता है, मतलब एक तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एक आसियान और एक चाइना, ये तो मतलब इनके फिक्स है, ये तो डाल ही देते हैं कहीं ना कहीं।
बड़ी आराम से मैंने बहुत अच्छी तरह तुम्हें एक्सप्लेन किया है इसको। और तुम्हें मैंने हाउ टू मेक नोट्स वाली वीडियो में भी इसी का एग्जांपल लिया था, याद है ना, कि क्यूबा जो था वो था तो यूएसए के नज़दीक, लेकिन सोवियत यूनियन से अपने संबंध रखता था। ठीक है, तो यूएस को ये वाली बात पसंद नहीं आई। यूएस ने क्या किया, अच्छा, और ये जो सोवियत यूनियन है इसने अपने मिसाइल्स जो हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में रखवा दिए। इस पर यूएसए गुस्सा हो गया और यूएसए ने वहाँ पर जा कर के जो है सोवियत यूनियन की शिप्स को इंटरसेप्ट कर लिया। ये एक हाई पॉइंट था कोल्ड वॉर का, और लोगों को ये डर लग रहा था कि कोल्ड वॉर में कहीं हॉट वॉर में ना बदल जाए, यानी कि कहीं हथियार लेके लड़ाई ना हो जाए। एक्सप्लेन द साइलिएंट फीचर ऑफ इंडो इजरायली रिलेशन, ये न्यू टॉपिक में से है। इंडो इजरायली का मतलब ये मैंने तुम्हें भी पढ़ाया, नहीं पढ़ा दूंगी। मतलब हमारा डिफेंस में बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ वो है। इज़राइल से हमारे कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट आते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज़राइल की बहुत अच्छी है, तो इंडिया को उसकी भी हेल्प मिलती है। और इज़राइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसैड, और हमारी जो है रॉ, वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से लिंक मेंटेन करके रखती है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, तो ये उसको पूरी तरह से समझेंगे। देन इलेबोरेट द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखो, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने 1974 आई थिंक, या इट वॉज 1974, इंदिरा गांधी के टाइम पर हमने न्यूक्लियर डिवाइस का वो किया था, एक्सपेरिमेंट फॉर पीसफुल पर्पस, फॉर नॉट फॉर वेपन्स बट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। 1998 में हमने दुनिया को कह दिया था जी हमने तो न्यूक्लियर हथियार बना दिए हैं। इस पर हम पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन भी लगा था। अब अगर इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हम किसी पर भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि हम किसी पर भी चला कर के हथियार नहीं मारेंगे। अगर सामने वाले की तरफ से हमको कोई अटैक आता है न्यूक्लियर, तो ही हम चलाएंगे। दूसरा, काफ़ी सारी ट्रीटीज़ थी, जैसे कि एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तुम्हें पता होना चाहिए इस वक्त। और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये इंडिया ने साइन नहीं की थी, क्योंकि इंडिया को ये लगता था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, हमारे साथ इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इंडिया ने मना कर दिया था। सो दीज आर सम ऑफ द न्यूक्लियर पॉलिसी। ओके, सो चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। इसमें तुम्हें डेंग जियोपिंग 1978 ओपन डोर पॉलिसी के बाद वाला सारा लिखना था, जो जो पॉइंट्स थे, कि एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हो गया था 1982 में, 1998 में इंडस्ट्री 1998 में इंडस्ट्रीज़ का हो गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए गए थे, और मेनली और स्टेट ने कंटिन्यू रोल प्ले किया फॉर सेटिंग अप द मार्केट इकोनॉमी। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें इसके अंदर लिखने थे। हाउ फार इट इज़ करेक्ट टू डिस्क्राइब आसियान एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इन द वर्ल्ड। इसमें तुम्हें बेसिकली जो आसियान की, जैसे कितनी इकोनॉमीज़ कितनी फास्टली बढ़ रही हैं, वैसे तो बहुत छोटी छोटी हैं। इसके अलावा आसियान कैसे एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है इस रीज़न को, कि कोई भी डायलॉग अपना कर सके, हम लोग भी, इवन इंडिया और यूएस भी अपना डायलॉग कर सके। इसके अलावा आसियान ने कई सारी ऐसी कोशिश की है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर है उसको भी सुलझा दिया जाए, और ये सब कुछ आसियान में तुम्हें ये लिखना था। ठीक है, मेनली आसियान के बारे में बताना था। देन इज़ द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द वर्ल्ड। तुम्हें याद होगा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम्हें 3 यहाँ पर बता रखे हैं ना, याद है ना। पहला तो है कि स्टेट का जो है वो इरोजन हो गया, स्टेट एक मिनिमलिस्ट स्टेट बन के रह गई है। एट द सेम टाइम स्टेट अभी भी प्राइम है, ऐसा नहीं है कि स्टेट पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, और अभी भी पुरानी जेलसीज और राइवलरीज, दोस्तियाँ ख़त्म नहीं हुई है जो स्टेट की तरफ से थी। देन तीसरा क्या है, स्टेट को कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी है बेटर, तो उनको इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा है अपने सिटीजन्स की, जिससे कि उनको गवर्नेंस में आसानी होती है। तो ये पॉइंट्स लिखने थे। नाउ इज सेक्शन ई, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है ये, आई लव इट। सो हाँ, तो तुम्हें सबसे पहले बताना है स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड
क्लास। सो इनकी जो स्टेट थी दैट वाज, पहले हम यहाँ पर स्टेट्स लिख लेते हैं। ओके, कर्पूरी ठाकुर की स्टेट थी बिहार स्टेट। देन स्टेट रिलेटेड टू के कामराज हु स्टार्टेड मिड डे मील प्रोग्राम, कौन सी थी? तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर लिख रही हूँ है ना, मैं नीचे नहीं लिख रही, तो ध्यान रखना कहीं तुम कर्पूरी ठाकुर की तमिलनाडु समझ लो। के कामराज वॉज तमिलनाडु। ठीक है, स्टेट रिलेटेड टू समाजवादी लीडर एंड थिंकर राम मनोहर लोहिया, तो ये कौन सी थी? यूपी। स्टेट रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन सी थी? गुजरात। स्टेट वेयर आर्टिकल 370 वॉज रिवोक्ड, कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब नीचे चलें, नीचे चल के देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये कौन सी स्टेट है? ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है यूपी, ये है बिहार, ये है गुजरात, और नीचे क्या है? नीचे है तमिलनाडु। नीचे है, यहाँ पर है तमिलनाडु। यहाँ तुम्हें मैप में नहीं लिखना, इसका एक अलग से सेक्शन होता है, ये देखो। तो इसके अंदर तुम्हें कुछ इस तरह से भरना है कि फर्स्ट, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, एंड देन एक बार मैं इसको सेम प्लेन पे ले आती हूँ तुम्हारे लिए। यस, तो पहले का आंसर क्या था? पहला क्या क्वेश्चन था? बिहार वाला है ना, कर्पूरी ठाकुर। तो बिहार तुम्हें, सॉरी, फर्स्ट बिहार में अल्फ़ाबेट कंसर्न्ड था ए, तुमने नीचे देखा है ना, तो नेम ऑफ द स्टेट इज बिहार। उसी तरह सेकंड तुम्हें तमिलनाडु देखना था, तमिलनाडु कहाँ था? तमिलनाडु था बी, यहाँ देखो, बिहार ए, तमिलनाडु बी। इसके बाद ऐसे कर करके तुम्हें कहने का मतलब है, जैसे स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हुई इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन, तो यहाँ पर कौन सी थी? बिहार। तो तुम्हें यहाँ पर बिहार ढूंढना था, बिहार है यहाँ पर ए लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिखना था तुम्हें 1A बिहार। ठीक है, तो ऐसे करके सारा भरना था। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, बड़ा ही अच्छा कार्टून है। इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल। व्हाट डज दिस कार्टून डिपिक्ट? ये कार्टून क्या दिखाता है? एक बार वापस से देख लो। देख लिया? ओके, देखो, कार्टून यहाँ पर ये दिखाता है कि यूएन, एक तो यूएस का इन्फ्लुएंस दिखाता है यूएन पर। ठीक है, दूसरी बात ये दिखाता है कि अगर यूएस का काम नहीं चला यूएन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या कर देगा? ये कर देगा वॉर। मतलब अगर किसी कंट्री को समझना है, किसी कंट्री को उसकी औकात बतानी है या कुछ करना है जो यूएस को करना है, अगर वो यूएन के अकॉर्डिंग नहीं बता पाती यूएस, तो उसके ऊपर क्या कर देगी? वॉर। ठीक है, ये तुमने कोलिजन ऑफ द व्हीलिंग में भी देखा था, कैसे यूएन ने मना कर दिया था लेकिन यूएस ने फिर भी वॉर कर दी थी, है ना। ओके, then next is what have been the reasons for immense influence of US on UN। ये तुम्हें पता है, तुमने सारा पढ़ा है ना UN इन यूनिपोलर वर्ल्ड में, कि कैसे कितना सारा बजट जो है UN का US देता है। इसके अलावा यूएस जो है, यूएन की जो जितनी भी वो है, जो अपनी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो भी किस में सिचुएटेड है? वो भी यूएस में सिचुएटेड है, काफ़ी सारी। इसके अलावा यूएस के पास वीटो पावर है, और मतलब काफ़ी सारी पावर तुमने पढ़ी थी, तुम्हें याद होना चाहिए यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें लिखना था। Then is this cartoon still relevant? तुम्हें इसमें ना मिक्स्ड आंसर लिखना था, क्योंकि करेक्ट अभी
करेक्ट समीकरण चल क्या रहा है कि यूएस पे अब उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा यूएन का जितना अभी था, क्योंकि काफ़ी सारे न्यू अल्टरनेटिव्स जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अभी भी आज भी यूएन को आप परफेक्ट बॉडी नहीं कहोगे, यूएस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है यूएन पर, लेकिन अभी थोड़ा कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है न्यू अल्टरनेटिव्स की, इन द फॉर्म ऑफ आसियान, इन द फॉर्म ऑफ इंडिया, चाइना। ठीक है, ये कुछ नेशंस हैं जो कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या है, ईयू भी थोड़ा प्रेशर डालता है, तो यानी कि रेलेवेंट तो है कार्टून, मगर कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है किसी तरह से इस चीज़ को करने की। ओके, सो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आई फील कि तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगले पार्ट में हम इसको देखेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।